वेलकम टू जेसी शो। आप बहुत गरीब परिवार से जन्म लिया आपने, मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंचे और आज कैसा लग रहा है आपको? मैंने लाइफ में बहुत संघर्ष किया है। मेरा माँ अपना 13 महीना में मर गया, मैं चेहरा भी नहीं दिखा। और फादर मेरा 5.5 से 6 साल में मर गया। फादर का भी प्यार नहीं मिला, कोई भाई बहन अपना नहीं है, दूसरी माँ का है। तो मैंने ₹1.5 का हजरा से शुरू किया। मैंने ₹1.50 पर डे का हजरा करके मैंने काम किया। ₹2 का पर डे का बोझा बुक के हमने अपना करियर शुरू किया। इसलिए मैंने रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाया। मैंने एडल्ट एजुकेशन सेंटर से पढ़ाई किया, साक्षरता मिशन राष्ट्रीय पाठशाला जो होता है वहाँ से पढ़ाई किया। तो दिन को मैं कारपेंटरी काम करता हूँ। मैं काठ का पूरा काम कर सकता हूँ, टिम्बर का जितना कुर्सी, टेबल, सोफ़ा, अरना, चारपाई सब बना सकता हूँ। तो मैं वो ₹1.5 में काम करता हूँ। ₹45 मंथली मिलता था स्टाइपेंड। तो दिन को मैं कारपेंटरी काम करता हूँ और रात को हम राष्ट्रीय पाठशाला में जाता हूँ। तो ऐसे करके पढ़ाई करके मैंने 1.5 साल पढ़ाई किया। फिर मेरे को डे स्कूल में टेस्ट लिया, तो मैं क्लास 1 से डायरेक्ट क्लास 6 में ज्वाइन किया। जब मैं क्लास 6 में ज्वाइन किया तो दिन को मैं स्कूल जाता हूँ, रात को मैं हमारा वहाँ में लोवेस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है, सर्कल ऑफिसर होता है, CO बोलते हैं, उसके ऑफिस में शाम को मैं झंडा उतारता हूँ 5 बजे और सुबह में झंडा चढ़ाता हूँ। रात को वहाँ चौकीदारी करता हूँ रात भर बरामदा में। और CO ऑफिस के बगल में हमने अपना झोपड़ी बनाया, खेल का घर बेम्बू का। वहाँ रात भर अपना पढ़ाई भी करता हूँ और ड्यूटी भी करता हूँ। तो ऐसे करके वहाँ ₹212 मंथली मिलता था हमको। तो ऐसे करके मैंने अपना पढ़ाई किया। फिर लोकल वहाँ क्लास 6, 7, 8 पढ़ा है। फिर 9, 10 हाईलैंड पढ़ा। फिर 11, 12 TU में पढ़ा। तो मैंने अपना करियर जो है बिजनेस से शुरू किया। ₹400 से मैंने ओबी टाइप बिल्डिंग बनाया। फिर ऐसे करके रोड बिल्डिंग्स बहुत बनाया मैंने, 54 बिल्डिंग्स बनाया, सड़क बनाया। तो जब मैं क्लास 11 पहुँच गया, मेरा पास में 4 ट्रक गाड़ी था अपना खरीद के। तो ऐसे करके हमने अपना करियर शुरू किया। मैंने ग्रेजुएशन पास किया, फिर लॉ ज्वाइन किया। मैं 10 महीना लॉ पढ़ा है। फिर इलेक्शन आया, फिर ज़बरदस्ती पब्लिक ने हमको पॉलिटिक्स में धकेल दिया। मेरे को पॉलिटिक्स इतना वो नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ट्राइबल स्टाइल में रहता हूँ, सीधा बोलता, सीधा काम करता हूँ। तो पॉलिटिक्स में जो झूठा वादा, झूठ बोलना और तेल मसाला लगाना मेरे को नहीं आता है। तो इसलिए हम कभी कभी सोचता है हम फिट नहीं है, लेकिन मैं सच्चा दिल से करता हूँ। तो यहाँ जो है मेरा ईमानदारी, मेरा मेहनत और मैं अपना प्रिंसिपल में काम करता हूँ। तो ईमानदारी, मेहनत और सच्चा मन से मैं काम करता हूँ, यही यहाँ तक मेरे को लेके आया। तो पहला चुनाव कब लड़ा? मार्च 1995 में लड़ा। पहली बार ही मैं इलेक्शन जीता, पहली बार ही मैं मंत्री बन गया। तो कंटिन्यू मैं 23 ईयर्स से मैं मिनिस्टर के रूप में काम किया। और मैं ही वो MLA हो जो 5 चीफ मिनिस्टर्स के साथ में मंत्री के रूप में काम किया। विभिन्न भागों में हमने काम किया। मैं डिप्टी मिनिस्टर फाइनेंस रहा, फिर मिनिस्टर स्टेट फाइनेंस रहा, फिर कैबिनेट मिनिस्टर फाइनेंस। ऐसे करके कई पदों में मैंने काम किया। तो ये जो करियर था हमारा, करियर में कभी भी कोई दाग नहीं, कभी एलिगेशन नहीं, कभी करप्शन चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। तो अपने करियर को हम मतलब क्लीन रख करके हम यहाँ तक अपना लक्ष्य को तय रखा है। तो कांग्रेस से डिफरेंसेस क्या हुए, क्यों छोड़ा कांग्रेस को? कांग्रेस से मेरा पर्सनल डिफरेंसेस कोई नहीं रहा। जो डिफरेंसेस का जो आप पूछ रहे हैं, हम लोग पार्टी से कोई डिफरेंस नहीं था, हम लोग लीडरशिप से था। जो हमारा CLP लीडर था, मिस्टर नाबम टोकी था, उनके नेतृत्व में पार्टी कोई भी खराब नहीं होता है, कोई भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि पार्टी काम नहीं करते। पार्टी को नेतृत्व करने वाला अगर सोच गलत होगा, उसका विचार गलत होगा, उसका वे ऑफ फंक्शनिंग गलत होगा, तो पार्टी का नाम बदनाम होता है, तब पार्टी खराब होता है। तो हमारा वहाँ जो अभी डिफरेंसेस होने का मेन कारण था, 3 साल से ओवरड्राफ्ट में गया। 2013, 14, 14, 15, 15, 16 ओवरड्राफ्ट में गया। तो किस साहब का नेतृत्व में ओवरड्राफ्ट 581 करोड़ तक ओवरड्राफ्ट चला गया। आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लोग 3-4 महीना तक रेगुलर पेमेंट नहीं मिल रहा था।
कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ लोग 7-8 मंथ से दरमा नहीं मिल रहा था, स्टूडेंट का स्टाइपेंड 9 मंथ से नहीं मिल रहा था, और जो मार्जिनल कॉन्ट्रैक्टर होता है जो 200-300 2 लाख 3 लाख का जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको पेमेंट नहीं मिल रहा था। उसके वजह से हमने मैंने मांग किया कि लीडरशिप चेंज होना चाहिए। मैंने सीएम से बात किया कि ये गलत तरीका से चल रहा है। असेंबली में मैंने इशू उठाया, नहीं सुनवाई होगा। उसके बाद कैबिनेट में इशू उठाया, नहीं सुनवाई हुआ। फिर हम सीएलपी में इशू उठाया, तब भी नहीं सुनवाई हुआ। तो हम दिल्ली में आए। दिल्ली में मैं 14 महीना बैठा, लेकिन उसको सोल्यूशन को, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बजाय हमको मिनिस्ट्री से ड्रॉप किया है। तो मिनिस्ट्री से ड्रॉप किया, मेरे को कोई दुख नहीं, लेकिन पार्टी से निकला मेरे को। तो पार्टी से निकलने का कोई मतलब नहीं होता है। इनर डेमोक्रेसी तो सब पार्टी में रहता है। तो पार्टी में जब गलत हो रहा है तो पार्टी का अंडर तो उसको इशू को रेस कर सकता है, लेकिन वो भी छूट नहीं था। तो मेरे को पार्टी से निकला है। तो पार्टी से निकलने के बाद मैंने लोअर कोर्ट में गया, मेरे को स्टे मिला। ये लोग हाई कोर्ट में चला गया, मैंने फिर फाइट किया, हाई कोर्ट से भी हम जीत गया। उसके बाद डबल बेंच में गया, मैं डबल बेंच से भी जीत गया। 3 बार हाई कोर्ट स्टे लेके मैं कांग्रेस में रहा, नंबर 1। उसके बाद हम लोग जब यहाँ आया तो मैडम से नहीं मिल पाया, राहुल जी से नहीं मिल पाया। तो हम लोग ने, जो स्पीकर ने 2 कलीग को अनसीटेड कर दिया। तो हम लोग ने डिमांड किया कि स्पीकर का रिमूवर चाहिए और सीएलपी का चेंज चाहिए। तो 16-17 को असेंबली हुआ है। हाउस में मेरे को इलेक्ट किया लीडर ऑफ द हाउस। पूरा कांग्रेस, बीजेपी, इंडिपेंडेंट सब ने मिलके यूनानिमसली हमको लीडर ऑफ द हाउस चुना गया कंपोजिट फ्लोर टेस्ट में। वो हाउस में जीतने के बाद मैं जब बाहर निकला तो प्रेस वालों ने मेरे को सवाल किया कि पुल साहब आप किस पार्टी का सरकार बनोगे। मैं कांग्रेसी लीडर हूँ, कांग्रेस का सरकार बनूंगा। मेरा पहले स्टेटमेंट मीडिया में पब्लिकली। उसके बाद वो लोग कोर्ट में चला गया गुवाहाटी। तो गुवाहाटी जब आया, गुवाहाटी कोर्ट केस जीतने के बाद फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गुवाहाटी में। मीडिया वाला ने फिर मेरे को पूछा कि आप किस पार्टी से सरकार बनाओगे। मैं तो कांग्रेसी लीडर, मैं कांग्रेस का सरकार बनाऊंगा दूसरा बार। उसके बाद जब हम दिल्ली आया, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, यहाँ भी पूछा कि किस पार्टी से सरकार बनाओगे। फिर हमने बोला कि हम तो कांग्रेस लीडर है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, केवल हमको लीडरशिप चेंज चाहिए, तीसरा बार। उसके बाद जब नहीं सुनवाई हुआ तो हम लोग वापस गया। हम लोग जो अभी गवर्नमेंट जो बनाया वो गुवाहाटी हाई कोर्ट को बेस करके नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट को बेस करके नहीं बनाया। 16-17 दिसंबर का जो सेशन था उसको भी बेस करके नहीं बनाया। हम लोग ने 19 फरवरी को फ्रेश 32 मेंबर्स गवर्नर के सामने पैरेड करके हमने गवर्नमेंट फॉर्म किया। तो उस बेसिस में गवर्नर ने हमको इनवाइट किया गवर्नमेंट ओट लेने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए। उसके बाद जब हम ओट लिया तो फिर हमको प्रेस वाला ने पूछा आप क्या सरकार बनाओगे। मैं बोला मैं कांग्रेस लीडर हूँ, कांग्रेस का सरकार बनाऊंगा। तो सारा प्लेटफॉर्म में, सारा जितना भी जो ओकेजन्स मिला मैंने बराबर बता दे दिया। तो जब 19 फरवरी को जब गवर्नमेंट बना है, गवर्नर ने हम लोग को गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट किया है और 10 डेज का टाइम दिया हमको फ्लोर टेस्ट करने के लिए। मैंने फिर 10 डेज के अंदर में, हमें 7 दिन का अंदर में मैंने फ्लोर टेस्ट कराया। फिर दोबारा से हम लोग ने भारी मात्रा से हम लोग जीत के आया, 43 बूथ से जीत के हम लोग में गवर्नमेंट बनाया। तो शुरुआत में कांग्रेस के अंदर में थोड़ा कम था, लेकिन बाद में 30 मेंबर हो गया मेरा, सीएलपी बन गया, मैं फॉर्मली सीएलपी बन गया। तो सीएलपी बनाने का तो लेजिस्लेचर पार्टी लीडर्स का होता है, एमएलएस का ये होता है, पावर होता है मीटिंग करके। वो कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन बुक में भी नहीं लिखा है कि हाईकमान से इलेक्ट होना है। तो वो करके जब हम इलेक्ट हो गया, उसको बोलता है हम इसको नहीं मानते हैं। उसके बाद जब हाउस में जब फ्लोर टेस्ट के लिए हुआ तो जो लीडर ऑफ द हाउस होता है, पार्टी का जो लीडर होता है, वो चीफ व्हिप अपॉइंट करते हैं। तो हमने पेमा खांडू साहब को चीफ व्हिप अपॉइंट किया। उसको नहीं मान के दिल्ली से नारायण स्वामी के नाम से एक चिट्ठी आया, सच्चा है ना झूठा है मालूम नहीं था, फर्जी है या सच्चा है। तो वो दूसरा और राजेश टाचो को चीफ व्हिप बना के पैरेलल किया, पैरेलल वे में उसने किया। तो जो सिस्टम में नहीं है वो हट के किया। इसी वजह से हम लोग ने कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। हम लोग ने कांग्रेस को नहीं छोड़ा है, उन्होंने ही
गवर्नमेंट बनने के बाद भी, CLP बनने के बाद भी, हाउस में इलेक्ट होने के बाद और उसके बाद फ्लोर टेस्ट जीतने के बाद भी इन्होंने बोला कि ये हमारा लीडर नहीं है, तो हम अपना पार्टी बनाया। तो बीजेपी ने आपको नहीं तोड़ा कांग्रेस से, बीजेपी का कोई रोल नहीं था? बीजेपी का इसमें कहीं रोल नहीं था, ये हमारा एंड्रोनी फाइट था, कांग्रेस का ही फाइट था, बीजेपी का कोई रोल था ही नहीं। क्योंकि अभी 2/3 के अंदर, जो अभी 10 शेड्यूल के अंदर में, इसमें दूसरा पार्टी का दखल नहीं हो सकता है। अपना पार्टी का अंदर में जब 2/3 होगा तभी चेंज कर सकता है। और इनर डेमोक्रेसी के हिसाब से तो विद इन पार्टी में जो डिफरेंसेस होता है उसको तो डिस्कशन करना होता है, लेकिन सुनवाई नहीं होता है। तो कांग्रेस का जो मेरे मानना ये है कि इनको केवल कमजोर लीडर चाहिए, जो मैंने ज़्यादा उनको पूजा करेगा करप्शन करके, उनका वो लीडर चाहिए, तो वो हमको मंजूर नहीं है। उत्तराखंड और अरुणाचल में क्या फर्क है? लोग कहते हैं दोनों एक जैसे थे। उत्तराखंड का इशू अलग है, वो उनका पॉलिटिकल इशू होगा। हमारा तो इशू बेस्ड है। करप्शन लेवल इतना ज़्यादा हो गया कि लोगों को दरमा तक नहीं मिल सका, लोगों को स्टाइपेंड नहीं मिला, कितना स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो गया, और मार्जिनल कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं हुआ कंटिन्यूसली 3 इयर्स। तो कंटिन्यू ओवरड्राफ्ट होने के वजह ही हम लोग ने चेंज डिमांड किया, क्योंकि हम भी लीडर है, हम भी जवाबदारी है। तो कोई सरकार, कोई लीडर अगर गलत करेगा तो पब्लिक को सेवा नहीं मिल सकता है, डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। वो हम लोग ने कंसेंसली डिसाइड करके हम लोग ने फाइट किया। 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है नरेंद्र मोदी सरकार ने। आप कैसे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर, कैसा प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी? अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है एवरी मिनिस्ट्री को, एवरी मिनिस्टर्स को, सेक्रेटरी को, डायरेक्टर को, एवरी फोर्टनाइटली नॉर्थ ईस्ट में जाना है। हिली स्टेट्स में हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गया। अभी हर महीना 3-4 मिनिस्टर्स आता है, सेक्रेटरीज आता है और बोलता है कि क्या करना है, यहाँ अरुणाचल को क्या डेवलपमेंट करना है, यहाँ का प्रायोरिटी क्या है, नॉर्थ ईस्ट में क्या करना चाहिए, वहाँ आके पूछता है। अभी सेक्रेटरीज आता है, कमिश्नर्स आता, आपका डायरेक्टर्स आता है, मिनिस्टर्स आता है, एवरी मंथ आता है। तो अभी में और पहले में बहुत फर्क है। तो ये जो अभी पॉलिसीज जो नीड बेस्ड में जो एडॉप्ट किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ये काम हो रहा है और हमको पूरा विश्वास है कि जो भी अभी इश्यूज लाया है, क्योंकि पहले का जो करप्शन लेवल इतना ज़्यादा था और रॉन्ग ट्रैक में जा रहा था, और पॉलिसी जो है मेजर जो सिटीज टाउन्स का को बेस करके जो बनाया, इसने अभी नीड बेस में जो कन्वर्ट किया, उससे छोटे छोटे जो स्टेट्स है, जो डेवलपिंग स्टेट्स है, उनको भी फायदा होगा। आसाम में आज एक तरह से आपकी ही सरकार है, अरुणाचल में आपकी सरकार है, एक जैसी सरकार, एक जैसे मुख्यमंत्री। तो जो बॉर्डर डिस्प्यूट है 2 स्टेट्स का, सुलझा लेंगे इसको इस बार? इसको मेरा पूरा विश्वास है, बॉर्डर जो इश्यूज है उसको हम लोग म्यूचुअली हम लोग सुलझा लेंगे। और ये पहले भी कांग्रेस सरकार असम में भी थे और अरुणाचल में भी थे, लेकिन उस समय केवल हाई फाई बड़े बड़े बातें करता था, जो ग्राउंड रियलिटी, जो ग्राउंड का इश्यूज है उसको बात नहीं करता था। तो मैं अभी जैसे ही गवर्नमेंट वहाँ फॉर्म हुआ, मैं वहाँ का चीफ मिनिस्टर साहब से, सर्बानंद जी से मैं मिला, वहाँ का जितने भी नया जो मिनिस्टर्स इंडक्ट हुआ मैं उनको पर्सनली मिला, डिस्कस किया है इश्यूज़ पे। उसके बाद मैं एक्सलेंसी गवर्नर असम को भी मिला, और जितना भी वहाँ का जो NGOs वगैरह है, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनसे भी मिला, बात कर रहा हूँ। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए क्या कर रहे हैं? 87,000 मेगावाट का कोई टारगेट है आपका? हाइड्रो प्रोजेक्ट जो अभी तक जितना भी जो अलॉटमेंट हुआ है उसमें स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है कि 2022 में हर घर में, हर परिवार में बिजली मिलना चाहिए, तो उसको हम वेलकम करता है, हम सपोर्ट करता है। और पोटेंशियल जो है पूरा कंट्री का नीड को, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अरुणाचल में ही पोटेंशियल है। 1/3 जो कंट्री का पोटेंशियल अरुणाचल में है, लेकिन हमारे रिसोर्स नहीं होने के वजह से वो पोटेंशियल को टैप नहीं कर पाए। अभी सेकेंड जो है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भूटान में इन्वेस्ट कर रहा है, नेपाल में इन्वेस्ट कर रहा है, फॉरेन कंट्रीज में सक्सेसफुली इन्वेस्ट कर रहा है, हमारा अपना पोटेंशियल को तो टैप करना चाहिए। तो इसलिए हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट है कि इसको सिंगल विंडो सिस्टम करके क्लियरेंसेस को थोड़ा फास्ट करें। जो वहाँ जो अभी जो इशू आ रहा है, जैसे चाइना में भी बना है, हम लोग का ये कंसेप्ट है कि हम अगर अपना जो पोटेंशियल है उसको हम टैप नहीं करेंगे, चाइना डाइवर्ट भी कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए पहले हमको काम करना पड़ेगा। अरुणाचल पे जो चाइना की थ्रेट है उसको देखते हुए आपने एक बार कहा था कारगिल हो सकता है ये,
उसका क्या मतलब है? उसका मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि अरुणाचल जैसे जम्मू कश्मीर है और आपका सिक्किम है, तो वहाँ जो एलएसी है वो डिफाइंड एलएसी नहीं है, हिल है, हिली टेरेन है, वहाँ में ये ही पॉइंट बॉर्डर है ऐसा नहीं है। तो वहाँ से भी पेट्रोलिंग आता है, हमारा यहाँ से भी पेट्रोलिंग जाता है, जो आर्मी के है, आईटीबीपी है और एसआईबी के लोग हैं जो इंटेलिजेंस लोग, तो वहाँ में गाड़ी नहीं जाते हैं। जो लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, जैसे हमारा है छगलगम, लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर शो रहता है, वहाँ पे आर्मी का लास्ट यूनिट है, वहाँ से ये लोग पेट्रोलिंग में जाते हैं। 8 डेज का फुट मार्च है, पैदल चलता है वो लोग, 8 डेज का 9 डेज का फुट मार्च होता है। कई बार ऐसा होता है वहाँ सस्पेंशन ब्रिज है, रिवर्स रिवलेट्स है, तो वहाँ पे फुट सस्पेंशन पक्का ब्रिज तो है ही नहीं, वहाँ सिंगल और 1 मीटर का वो भेली ब्रिज होता है। तो वहाँ बेम्बू का ब्रिज होता है, टिम्बर का ब्रिज होता है, उसका लाइफ हार्डली 7 मंथ्स 6 मंथ, क्योंकि जंगल है वहाँ पे, सनराइज प्रॉपरली नहीं मिलता तो उसका लाइफ भी नहीं मिल पाता है। तो बनाने से भी वो 8-9 महीना में फिर वो खराब हो जाते हैं। तो वहाँ पे आरसीसी कार्वर्ड नहीं है, आरसीसी ब्रिज नहीं है, बेम्बू का लकड़ी का ब्रिज बनता है टेम्परी। तो वो टूटा पड़ा रहने से, फोटो ट्रैक प्रॉपर नहीं होने से ये लोग वो 9 स्टेज में नहीं पहुंच पाते। कभी 3 कैंप में रह के आता है, कभी 4 कैंप में रह के आता है, लेकिन होता होगा रिपोर्टिंग जो है 9 कैंप का करते हैं। तो बीच में जो 6-7 कैंप का जो है अनकवर कभी कभी रह जाता है, वो बहुत डेंजर है। तो वो इशू के वजह से कारगिल में जो हुआ है सेम वैसे हुआ है, क्योंकि नीचे में यूनिट था आर्मी का, ऊपर में नहीं जा पाया, ऊपर से वो लोग ने इंट्रूशन किया और अपना जो अटैक किया। तो ये सेम सिचुएशन अरुणाचल में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर कहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो डिफरेंट, जैसे बांग्लादेश के पास है, आपका राजस्थान में है, वो तो बॉर्डर डिफाइन है, वहाँ फेंसिंग लगा हुआ है कि ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है। वो हमारा वहाँ ऐसा नहीं है। और सबसे मैंने चिंता की बात यह है कि उस पार में हेलीपैड बिल्कुल बॉर्डर के पास आ गया, रोडवेज बिल्कुल बॉर्डर के पास आ गया, रेलवेज बिल्कुल बॉर्डर के पास आ गया। लेकिन हमारा अभी ये गवर्नमेंट कर रहा है, पिछले जो सरकार थे और नेहरू का समय में जो कंसेप्ट था कि बॉर्डर पॉइंट पे अगर हम रोड ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो वो इनिमी आगे यूज करेगा, ये कंसेप्ट बहुत गलत था। इसके वजह से 62 एग्रेशन में बेडली मैंने ह्यूमिलेशन हुआ, डिफीट हुआ। मेरा ही एरिया है वो, जो वालोंग जो है, नामटी प्लेन है, जहाँ 4 डेज का कंटिन्यू फायरिंग हुआ है, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं खुद जानता वो एरिया को गया हुआ है। अभी भी वहाँ पे वो टोपी पड़ा हुआ है, गोली पड़ा हुआ है, पूरा जो स्ट्रेप्स पड़ा हुआ है। तो हम लोग खुद विटनेस है, वहाँ के जो सिटीजन्स है, वहाँ लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं था, राशन नहीं था, आर्म्स एम्युनिशन नहीं था, तभी वहाँ रोड पहुँचा है। आप वहाँ हैं, उस इलाके में हैं, चाइना के बॉर्डर पे हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपका असेसमेंट क्या है कि चाइना से कोई मेजर थ्रेट है अरुणाचल में, ऐसे छुटपुट चलता रहेगा 10-20 साल? मेरा पर्सनल जो सोच ये है कि चाइना, क्योंकि आपका गूगल्स मैप देखिए, पूरा जो अरुणाचल और कुछ पार्ट, इवन मैंने आपका 4 द्वार असम का, वो चाइना में दिखा रहा है, अभी भी दिखा रहा है। अभी पिछले बार अमेरिका का वो आए थे, कंसुलेट आए थे मेरे वहाँ, मैं उनको भी रिक्वेस्ट किया, वो गूगल्स तो उनका है, अमेरिका का कंपनी का है, तो वो मैप से कम हटा दे। तो जो आप अभी जो सवाल कर रहे हैं ये बहुत ही सेंसिटिव है। वहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है अरुणाचल में, आपका हॉर्टिकल्चर का पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर का पोटेंशियल है, मेडिसिनल प्लांट्स का ह्यूज मैंने डिपोजिट है, माइंस एंड मिनरल का पोटेंशियल है, कोल है, ऑयल है, ग्राफाइट है, ग्रेनाइट है, डोलोमाइट है, मार्बल्स है, उसके बाद हाइड्रो प्रोजेक्ट का पोटेंशियल है, तो सीमेंट का पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, टूरिज्म का पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल को देखते हुए चाइना का ज़्यादा कंसर्न है, मेरा पर्सनल जो मानना ये है। तो इसलिए ये पोटेंशियल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैप करना चाहिए सबसे पहले, ताकि हमारा क्लेम बना रहे। और हम वैसे अरुणाचली लोग, देश का कोई भी देश का कोना से ले ले, सबसे ज़्यादा पेट्रोटिक अरुणाचली लोग हैं। पूरा मेन स्ट्रीम स्टेट में आप देखिए, बहुत स्टेट में हिंदी नहीं बोलता है, लेकिन अरुणाचल में स्पेशली सिक्किम और अरुणाचल में पूरा हिंदी बोलते हैं। और आप कहीं से भी, आप दिल्ली से, मुंबई से कोई भी वहाँ आए जो विजिटर्स है, टूरिस्ट है, उसको जय हिंद बोल के
रिसीव करता है, जय हिंद का नारा लगाता है। जनता तो हिंदुस्तान के साथ ही जनता रहना चाहती है। हिंदुस्तान के साथ है, पक्का साथ है वो, लेकिन हिंदुस्तान को हम लोग को भी अपना मान के चलना है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना है और ये गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, ये तो मेरा विश्वास है कि इसको पूरा अच्छा से होगा। तो लेकिन उसको कनेक्टिविटी चाहिए हम लोग को, जो वहाँ पोटेंशियल होते हुए, जैसे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, आपका मेडिसिनल प्लांट का, वहाँ लाइमस्टोन है, आपका डोलोमाइट है, ग्राफाइट, सारा जो पोटेंशियल है हम टैप नहीं कर पा रहे क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, दूसरा कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ आपका बाकी जो मेन स्ट्रीम स्टेट में वहाँ 6 लेन का, 8 लेन का, 10 लेन, 12 लेन का बात करता है। यहाँ वेस्ट है, वाटर वेस्ट है, अंडरग्राउंड रोड है, फ्लाईओवर है, लेफ्ट में, राइट में, आगे पीछे रोड। हम लोग का एक सिंगल रोड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दुनिया भर का क्वेश्चन करता है, वो गाइडलाइंस को मांगता है। तो ये वहाँ जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इन्वेस्टमेंट के रूप में इन्वेस्ट करना है और सेंटिनल स्टेट है उसको प्रोटेक्ट करना है। सबसे ज़्यादा आपको जम्मू कश्मीर, आपका सिक्किम और अरुणाचल को सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ध्यान देना चाहिए। तो ये अगर करेगा तो पूरा इंडिया सेफ है। अगर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और अरुणाचल सेफ नहीं होगा, दिल्ली मुंबई भी सेफ नहीं होगा। तो इसलिए पूरा देश को मैंने पूरा हम लोग को साथ देना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।